नमस्कार सभी साथियों का नमस्कार। सभी साथियों का नौहर पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ इंग्लिश की चर्चा को लेकर। जितने भी साथी मेरे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। जो साथी मेरे इस वीडियो को पहले दिन देख रहे हैं वो प्लीज अगले 5-6 मिनट तक मेरी बात को ध्यान से सुने और 5-6 मिनट का समय लेते हुए मैं रिपीट कर रहा हूँ। हम रिवाइज कर रहे हैं कि पिछली क्लासेज में हमने क्या क्या पढ़ा। दोस्तों, हमने सबसे पहले इंग्लिश को एक भाषा की तरह पढ़ना शुरू किया था। इंग्लिश एक भाषा है और भाषा की सबसे छोटी इकाई की जब हम बात करते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि को जब हम प्रदर्शित करना चाहें, रिप्रेजेंट करना चाहें तो लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई जो हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं लेटर्स। लेटर मतलब वर्ण। आमतौर पे किसी भी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर हो सकता है, एक व्यंजन हो सकता है ना। स्वर को हम कहते हैं इंग्लिश में कंसेंट्स, वहां पे चाहूंगा वाउल्स, और व्यंजन को कहते हैं कंसेंट्स। इंग्लिश में टोटल जो लेटर्स होते हैं, टोटल जो वर्ण होते हैं वो 26 होते हैं, 26 होते हैं। इनमें से 5 ए ई ओ आई यू वाउल्स हैं और बाकी 21 जो बच गए, 21 जो हैं लेटर जो हैं वो कंसेंट्स होते हैं। अगर स्वर और व्यंजनों को मिला दिया जाए तो वर्णमाला का निर्माण होता है, यानी कंसेंट्स और वाउल्स को मिला दिया जाए तो अल्फाबेट का निर्माण होता है। इंग्लिश में हम अल्फाबेट कहते हैं वर्णमाला को। अगर हम लेटर्स की बात करें तो लेटर्स निर्माण करते हैं वर्ड का। लेटर किसको बनाते हैं? वर्ड को, शब्द को। और शब्द को बनाने के लिए हमें एक मीनिंगफुल यूनिट का प्रयोग करना होता है लेटर्स का। लेटर्स का एक मीनिंगफुल यूनिट शब्द बनता है और शब्दों से 3 चीजें बनाए जा सकते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा शब्दों से पहला फ्रेज बनाया जा सकता है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज हमने पढ़ा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का वह समूह जिसका खुद का कोई मीनिंग, पूर्ण मीनिंग नहीं होता। दूसरा क्या बनाया जा सकता है? फ्रेज। फ्रेज हमने क्या पढ़ा था? फ्रेज भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसमें फर्क ये है, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब। शब्दों का वह समूह जो अपने साथ एक सब्जेक्ट को और एक फाइनाइट वर्ब को लिए हुए होता है, ये फ्रेज होता है। और शब्दों से तीसरी चीज जो बनाई जा सकती है वो बनाया जा सकता है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बनाया जा सकता है? पार्ट ऑफ स्पीच बनाया जा सकता है दोस्तों। और पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच संख्या में 8 होते हैं। कौन कौन से? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव्स होता है, उसके बाद एडवर्ब होता है, वर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, इंटरजेक्शन होता है, कंजंक्शन भी होता है। इस तरीके से 8 पार्ट ऑफ स्पीच को हमने पढ़ने का प्रयास किया था। आपके सामने आप 8 पार्ट ऑफ स्पीच को अगर मैं दोहराना चाहूं तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। फिर हमने समझने का प्रयास किया था कि भले ही क्लोज हो, भले ही क्लोज हो, भले ही फ्रेज हो, भले ही पार्ट ऑफ स्पीच हो, इन सभी का अंतिम जो काम होता है वो होता है एक सेंटेंस का निर्माण करना। क्या करना? एक सेंटेंस का निर्माण करना। सॉरी, सेंटेंस का निर्माण करना इनका कार्य होता है। सेंटेंस हम किसे बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, है ना। एक ऐसा शब्दों का समूह जिसका खुद का मीनिंग पूरा हो और शब्दों का अरेंजमेंट ठीक हो। अरेंजमेंट का मतलब अगर हम किसी भी शब्द को, चाहे क्लोज हो, फ्रेज हो, पार्ट ऑफ स्पीच हो, इनका अरेंजमेंट ठीक नहीं करेंगे तो सेंटेंस नहीं होगा। और अरेंजमेंट के दायरे को समझने के लिए हमने एक टॉपिक को पढ़ना शुरू किया था। जिस टॉपिक का नाम हमने शुरू किया था, टॉपिक का नाम लिखा था टेंस। अरेंजमेंट कैसे होता है, सब्जेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट कैसे प्रयोग किए जाते हैं, इसको टेंस में हम समझने का प्रयास करेंगे। सेंटेंस के अरेंजमेंट को जानने से पहले हम सबसे पहले ये जान चुके हैं कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार जो होता है आपको नजर आ रहा है दोस्तों, असर्टिव होता है। असर्टिव के बाद दूसरा प्रकार होता है इंटेरोगेटिव। ये सेंटेंस के टाइप हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ा इंटेरोनेगेटिव भी एक सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव भी सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव भी सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी भी सेंटेंसेस होते हैं। ये सारे सेंटेंसेस के हमने टाइप पढ़े थे। और इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या रहता है उस दायरे को समझने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी
किसके ऊपर? टेंस के ऊपर। टेंस के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, बहुत डिटेल में मैं आपको बता भी चुका हूं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 2 ही प्रकार के होते हैं। पढ़ने पढ़ाने में आम बोलचाल में हम कहते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन फ्यूचर को टेंस नहीं माना जाता। फ्यूचर को टेंस नहीं माना जाता, इसके पीछे हमने 2 दायरों को समझने का प्रयास किया था। पहला तो फ्यूचर में एक्शन होता नहीं है, एक्शन होने की केवल इंटेंसिव एक्शन के बारे में बताया जाता है, एक्शन होने की केवल संभावना होती है। और दूसरा, फ्यूचर के लिए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में अलग से कोई मेन वर्ब नहीं होता। ठीक है ना, ये हमने समझने का प्रयास किया था। फिर हमने समझा था कि प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला हमने इंडेफिनिट पढ़ा था, सब पार्ट माफी चाहूंगा, इंडेफिनिट पढ़ा था, दूसरा कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, तीसरा परफेक्ट पढ़ा था, चौथा पढ़ा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और हमने पढ़ने का प्रयास किया था कि पढ़ने पढ़ाने के दायरे में हम सेंटेंस के सब पार्ट भी कितने पढ़ते हैं दोस्तों? 4 पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 4 पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से सब पार्ट भी 4 होते नहीं है, चौथा सब पार्ट होता नहीं, चौथा बनाया जाता है। ये हमने समझने का प्रयास किया था। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल हमने समझा था। इंडेफिनिट या सिंपल इसलिए कहा जाता है इंडेफिनिट क्योंकि ये टाइम बाउंडेड नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए इंडेफिनिट इसको हमने बोला। कॉन्टिन्यूस की बात करें तो कॉन्टिन्यूस इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसी भी कार्य की कंटिन्यूटी के बारे में बताता है। परफेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन को बताता है, किसी एक्शन के पूरा होने की बात करता है। और परफेक्ट कंटिन्यूस हमने बनाया कि अगर किसी एक्शन का, अगर किसी कार्य का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क हमें बताना है, माफी चाहूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट अगर बताना है, क्या बताना है? स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताना है। और हमें यह भी बताना है कि अभी वो कार्य जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो चल रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है एक कार्य जिसका कुछ भाग परफेक्ट हो चुका यानी हो चुका है और कुछ भाग अभी भी जारी है। इसका हमने चौथा दायरा बनाने का प्रयास किया था सेंटेंस के सब पार्ट्स के रूप में। सेंटेंस के सब पार्ट कितने होते हैं? सेंटेंस के सब पार्ट 3 ही होते हैं, चौथा बनाया जाता है। ये भी हमने समझने का प्रयास किया था। ठीक है, फिर हमने समझने का प्रयास किया था कि फ्यूचर यूं तो टेंस नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव हमें पढ़ने हैं तो फ्यूचर को हमें काम में लेना है, इसलिए हमने टेंस की तरह फ्यूचर को पढ़ने का प्रयास किया। तो हमें नजर आया कि फ्यूचर जनरली क्या होता है? फ्यूचर जनरली नॉट फिक्स होता है या इंटेंसिव होता है। जब फ्यूचर को नॉट फिक्स की तरह प्रयोग करते हैं, इंडेफिनिट की तरह प्रयोग करते हैं या फिर इंटेंसिव की तरह प्रयोग करते हैं, तो आई और वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? शैल का। और बाकी सारे जो प्रोनाउन बच के उनके साथ प्रयोग किया जाता है विल का। अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मुझे क्या करना हो, अगर मुझे ये कहना हो कि फ्यूचर जो फिक्स नहीं होता उसको फिक्स की तरह यूज करना हो, तो मैं क्या करूंगा? उल्टा करूंगा, आई और वी के साथ प्रयोग कर दूंगा किसका? बाकी प्रोनाउन का, सेल के साथ प्रयोग कर दूंगा, अदर जितने भी सब्जेक्ट बच गए उनका। कहानी क्लियर हुई? और अगर मैंने इस दायरे को समझने का प्रयास किया, जैसे मैंने फ्यूचर के आई और वी के यूज को उल्टा किया, बाकी जो सब्जेक्ट बच गए उनके यूज को उल्टा किया, या विल या शेल का जो यूज है उसको उल्टा किया, तो मुझे एक परिणाम मिला। परिणाम ये मिला कि फ्यूचर भविष्य में होने वाली निश्चित चीजों की बात करना शुरू कर देता है। और भविष्य में निश्चित कौन कौन सी चीजें होती हैं? पहला प्रॉमिस, दूसरा डिटर्मिनेशन, तीसरा थ्रेट, और चौथा हमने पढ़ने का प्रयास किया था इंस्ट्रक्शन। कहानी क्लियर हुई? यहां तक की कहानी हम बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। फिर हमने बनाने का प्रयास किया था प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ठीक है, आपके सामने आपको स्लाइड दिख भी रही है, ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब्स हैं। मैंने बनाना बता भी दिया पिछली क्लास में, एक बार मैं दोहरा रहा हूं कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर आगे के दायरे को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, आवश्यकता पड़ने पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें, इज एम आर का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, माफी चाहूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है, लिखा नहीं हुआ माफी चाहूंगा, या हैज हैव के साथ किसका प्रयोग होता है? बीन का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये प्रेजेंट के सभी जो सब पार्ट हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ने का प्रयास किया और पढ़ भी लिए थे। दूसरा हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी, अगर डिड का प्रयोग हुआ तो, अगर डिड का प्रयोग हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, अगर डिड का प्रयोग नहीं हुआ तो हम पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट की बात करें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और फ्यूचर को हमने टेंस की तरह जब पढ़ने का प्रयास किया तो हमने पाया कि शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग की जाती है। फ्यूचर कंटीन्यूअस में शैल विल के साथ बी का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में शैल विल के साथ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में शैल विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इन सभी वर्ब्स को हमने समझा भी था कि ये कैसे बनती हैं। इस दायरे पे हम बात कर चुके हैं। अब हमारे पास अंतिम दायरा, आज हम इसकी बात करेंगे दोस्तों। आज हम बात करेंगे इसके ऊपर, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है सभी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर। क्या है? सभी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर, कि कौन सा सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो आप साथी हेडिंग डालेंगे, सभी साथी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, है ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आप बात करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम समझने का प्रयास करें, किस सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर रहता है, या स्ट्रक्चर की जगह आप बोले तो आप बोल सकते हैं सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न क्या रहता है, ठीक है ना। इंडेफिनिट अफर्मेटिव का क्या पैटर्न रहता है, नेगेटिव का क्या पैटर्न रहता है, इंटरगेटिव सेंटेंस का क्या पैटर्न रहता है। अब जितनी भी चीजें मैंने दोहराई हैं, 1 मिनट का समय लेते हुए मैं बता दूं। हम सबसे पहले बेसिक जानकारी पढ़ चुके हैं क्लोज फ्रेज, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। फिर उसके बाद हमने पढ़ने का प्रयास किया टेंस कौन से होते हैं, टेंस के मेन पार्ट कितने होते हैं, 2 होते हैं, फ्यूचर टेंस नहीं होता। फिर हमने टेंस के सब पार्ट्स को पढ़ने का प्रयास किया, 4 सब पार्ट्स नहीं होते, 3 ही होते हैं, चौथा बनाया जाता है। फिर हमने सभी टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को बनाना सीख लिया। अब मैं आज के दायरे को शुरू करता हूं। कौन सा दायरा? सेंटेंस का स्ट्रक्चर। मेरा सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जो आज पहली बार इस क्लास में जुड़ रहा है, वो प्लीज आपको अगर समझ नहीं आया तो पहली क्लास से चीजें देखें। मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन पहली बार आप जुड़े हैं तो प्लीज पिछली क्लासेस को देखें। आ जाइए सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको जो स्लाइड दिखाई दे रही है, इसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वो नजर आ रहा होगा अफर्मेटिव। कौन सा? अफर्मेटिव। और दूसरा जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम एक नाम से पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड असर्टिव। क्या होता है? असर्टिव। ध्यान से समझना है। पहला जो स्ट्रक्चर हम समझेंगे वो किसके बारे में समझेंगे? असर्टिव के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। असर्टिव में 2 कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट वन अफर्मेटिव, सेकंड वन नेगेटिव। आ जाइए दोनों कैटेगरीज को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है। ध्यान रखना, ये अफर्मेटिव में बात कर रहा हूं, ये सभी का अफर्मेटिव है। सभी का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव भी शामिल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी अफर्मेटिव शामिल है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी शामिल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी अफर्मेटिव इसमें शामिल है। उसी तरीके से पास्ट के चारों सब पार्ट का अफर्मेटिव शामिल है, फ्यूचर के चारों पार्ट्स का अफर्मेटिव शामिल है। ध्यान से समझना, ये किसी एक अफर्मेटिव के लिए नहीं, सभी टेंसेस के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अफर्मेटिव की अगर बात करेंगे ना दोस्तों, तो सबसे पहले आपको रखना होगा सब्जेक्ट। क्या रखना होगा? सबसे पहले आपको बात करनी होगी सब्जेक्ट की। किसी भी वाक्य में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना होगा। सब्जेक्ट के बाद आपको जो दूसरी चीज रखनी होगी वो रखनी होगी हेल्पिंग वर्ब। कौन सी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको रखना होगा दोस्तों वर्ब। क्या रखना होगा? वर्ब। और वर्ब के बाद लास्ट जो दायरा बचता है, जनरली हम रखते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट को रखने का प्रयास करते हैं। ये 4 चीजें हमें रखनी है। और जैसे ही मैंने ये 4 चीजें लिखी तो बहुत सारे साथियों के तुरंत दिमाग में एक बात आई कि सर आप जो बता रहे हैं क्या ये सभी टेंसेस पे लागू होता है? मेरी बात को ध्यान से सुने, मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है। जनरली हमने टेंस के 12 भागों को पढ़ा। 12 भाग कौन कौन से, सब पार्ट कौन कौन से पढ़े हमने? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तीनों टेंस के एक भाग, मतलब 4 भाग हमने पढ़े। तीनों टेंस के 4 भाग मतलब 12 पार्ट पढ़े। 12 पार्ट में से 2 चीजें आपको याद रखनी है, 2 सब पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। और याद क्या रखना है, ध्यान से समझें। एक तो आपको रखना है याद पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने ये हेल्पिंग वर्ब के नीचे जो क्रॉस का निशान लगाया है, इसको दोस्तों याद रखना है आपको 2 तरीकों में, 2 तरह से। आप कहेंगे 2 तरीके से, कौन सा? एक तो याद रखेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोस्तों याद रखना है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य को बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। दूसरा आपको याद रखना है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय भी हम किसका यूज नहीं करते? हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, उस दायरे को भी समझने का प्रयास करेंगे। आ जाइए सबसे पहले हम इस सेंटेंस के एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। क्या अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यही रहता है। मैं बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि राम इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है ना। राम इंग्लिश पढ़ाता है, इसका एग्जांपल ले लेता हूं। अफर्मेटिव तरीके से मैं लिख रहा हूं, अफर्मेटिव का तरीका देखिए। एग्जांपल, राम
राम इज टीचिंग इंग्लिश। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, राम इंग्लिश पढ़ाता है, मैंने सेंटेंस ये नहीं लिखा राम इंग्लिश पढ़ा रहा है, ये सेंटेंस लिखने का प्रयास किया है। जानबूझ के मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस लिखा है, क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। अब देखो, ये मैंने जो वाक्य लिखा हुआ है, राम इंग्लिश पढ़ा रहा है, इसमें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। आप जरा गौर करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे गौर करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पे आप देखने का प्रयास करेंगे तो ये लिखा हुआ है दोस्तों मेन वर्ब। कौन सा, मेन वर्ब। और चौथा जो लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कहानी क्लियर है, मैंने कहा यही अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है ना। सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। दो टेंसेस को छोड़ दीजिए, एक तो किसको भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, और एक पास्ट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी सारे सेंटेंसेस इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में अलग फॉर्मूला क्यों यूज होता है, आ जाइए समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मैंने लिखा, मैं इसी वाक्य को अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाना चाहूं तो जाहिर सी बात है मुझे कौन से दायरे को हटाना पड़ेगा, मुझे एक कायदे को हटाना पड़ेगा। ये दायरे का नाम है हेल्पिंग वर्ब। यानी मैंने लिखा, अगर मैं इसी वाक्य को प्रेजेंट में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा राम, है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो मुझे लगानी नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो मैं क्या लिखूंगा, टीच। राम टीच इंग्लिश। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। तो सीधा किसका यूज होगा, वर्ब का। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी नहीं, दूसरा क्या हुआ, वर्ब, और तीसरा क्या हुआ भाई, ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में इसी तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। एक पास्ट इंडेफिनिट का इसी एग्जांपल को लिख के देखते हैं। आ जाइए, राम, पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे तो टीच पढ़ाना वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सीधा वर्ब तो लिखना पड़ेगा, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म टॉट। राम टॉट इंग्लिश। इस दायरे को समझने का प्रयास करें जरा, इस दायरे को आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि कोई भी फर्क नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये सेंटेंस कौन से इंडेफिनिट का था, ये सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है और ऑब्जेक्ट यूज किया है। दूसरा मैंने क्या समझाने का प्रयास किया, दूसरा मैंने पास्ट इंडेफिनिट का बनाया। ये कौन सा भाई, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। किसका, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और पास्ट इंडेफिनिट को जब मैंने समझाने का प्रयास किया तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किया, फिर उसके बाद तुरंत क्या किया, वर्ब यूज किया। लेकिन आप देखेंगे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट था, मैंने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है, और उसके बाद मैंने लिखा ऑब्जेक्ट इंग्लिश। गॉट माय पॉइंट। यानी मैंने क्या किया, ये प्रेजेंट था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पास्ट था वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने टेंस को सेटिस्फाई करने का काम तो किया है। प्रेजेंट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब ध्यान से समझें, बहुत सारे साथियों को सवाल होगा कि सर हमने इसमें प्रेजेंट में किसका प्रयोग नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्यों नहीं किया। प्रेजेंट में हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि जनरली हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, टाइम जनरेट करने का काम करती है, और जनरली जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो टाइम बाउंडेड नहीं होता, टाइम बाउंडेड नहीं होता, क्योंकि जनरली क्या करता है, ये रूटीन एक्शन को बताने का काम करता है। इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड सेकंड फॉर्म होती है और हमने ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज कर रखा है। अगर सेकंड फॉर्म यूज कर रखा है तो हम डिड की आवश्यकता नहीं है, और अगर हम डिड यूज करेंगे तो फिर सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, फिर कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये मैं स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का जो हेल्पिंग और वर्ब मैंने बताया था वहां मैं आपको बता चुका हूं, अच्छे से दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये कायदे को आप समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा इन तीनों सेंटेंसेस के फर्क को आप देखें। देखिए, राम यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो कौन सा सब्जेक्ट है, राम यहाँ पे दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर का मतलब क्या हो, एक वचन सब्जेक्ट है। अब देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने। मैंने कहा राम खाना खाते हैं। क्या ये सेंटेंस ठीक है? आप हिंदी भाषी लोग हैं, जल्दी से पढ़ के मुझे बताएं क्या ये सेंटेंस ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक नहीं, मुझे गड़बड़ नजर आ रहा है। गड़बड़ नजर ये आ रहा है कि अगर राम है तो खाना खाता है होगा, ना कि खाते हैं। और अगर मैंने इसी सेंटेंस को ऐसे लिखने का प्रयास किया, राम और श्याम, राम और श्याम खाना खाता है, क्या ये दायरा ठीक है? आप कहेंगे सर ये दायरा भी गड़बड़ है, ये भी ठीक नहीं है। राम और श्याम है तो खाना
खाता है नहीं, खाना खाते हैं। आमतौर पे हम हिंदी भाषी लोग हैं। यहाँ आप देखिए खाना अपने आप में क्या है, वर्ब है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं आपको जो हिंदी का एग्जांपल लेके बता रहा हूं वो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहा हूं। वैसे हमें हिंदी और इंग्लिश को मिक्स अप करके नहीं पढ़ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ केवल समझाने के उद्देश्य से मैं प्रयोग कर रहा हूं। अब देखिए राम था, तो राम सब्जेक्ट के साथ मैंने वर्ब को एग्री करवाने का, वर्ब के साथ क्या करने का, समझौता करवाने का काम किया है। मैंने राम के लिए यहाँ खाता शब्द को, खाते शब्द को हटाया और मैंने क्या यूज किया, खाता। क्योंकि राम एक वचन है तो मुझे वर्ब को भी एक वचन करना पड़ेगा। राम और श्याम था तो मैंने यहाँ खाता को हटाया, क्या यूज किया, खाते। दैट मीन हम आमतौर पे किसी भाषा में सब्जेक्ट और वर्ब का क्या करवाते हैं, एग्रीमेंट करवाते हैं। तो इंग्लिश में भी हमें एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा। और इंग्लिश में सब्जेक्ट का एग्रीमेंट करवाने के लिए यदि मैंने राम सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा था ये तो ही तो मैंने इस प्रयोग किया है, इस सिंगुलर है। अगर यहाँ पे राम की जगह दे होता तो यहाँ आर प्रयोग होता, अगर राम की जगह आई होता तो एम यूज होता। कहानी क्लियर है। यहाँ मैंने एग्री करवाया, सब्जेक्ट राम है, सिंगुलर है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया इज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी टीचिंग और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। ये सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ये सेंटेंस है। आप बड़े ध्यान से इसको समझेंगे, पिछली क्लासेस को देखेंगे तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखने का प्रयास करें, जो राम है यहाँ भी तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। अगर ऊपर वाले वाक्य में राम सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर है। लेकिन यहाँ आप देखें, इस वाक्य को देखें, यहाँ किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ। और किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ इसका मतलब हमने यहाँ इस वाक्य में किसी भी हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल की तरह तो प्रयोग किया ही नहीं। किसी हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल की तरह तो प्रयोग किया ही नहीं। यानी हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर करना पड़ेगा। और सिंगुलर कैसे करेंगे, आ जाइए ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं अगली स्लाइड से। एक बार इस दायरे को यहीं छोड़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताएंगे ताकि चीजें क्लियर की जा सके। आ जाइए आगे वाले दायरे को समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो होता है नाउन। नाउन का मतलब आमतौर पर नेमिंग वर्ड। देखिए नाउन की अगर बात करेंगे, अगर आप किसी भी नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं, क्या करते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं तो नाउन हो जाता है दोस्तों क्या, प्लूरल। प्लूरल यानी बहुवचन। और अगर किसी भी नाउन के साथ लगा हुआ एस या ईएस हटा देंगे तो आपके सामने एक नया दायरा आ जाता है, वर्ब हो जाता है सिंगुलर। जनरली हर वर्ब के साथ एस, माफी चाहूंगा, हर नाउन के साथ एस नहीं लगाया जा सकता। जनरली कॉमन नाउन के साथ एस का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक शब्द लिखा, यहाँ मैं शब्द लेता हूं एक नाउन के एग्जाम्पल के रूप में बॉय। आप समझेंगे कि मैंने यहाँ बॉय के साथ एस का प्रयोग किया तो बॉयज हुआ प्लूरल। कहानी क्लियर है। और जैसे मैंने इस बॉय के साथ एस हटाया तो बॉय हुआ सिंगुलर। ये कौन सा नाउन है, एस या एस के बिना सिंगुलर नाउन है। और ये एस लगा हुआ कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। दोस्तों समझना है कि जो नाउन है उससे उल्टा होता है वर्ब, उससे उल्टा होता है वर्ब। ध्यान से समझने का प्रयास करना। जैसे मैंने वर्ब लिखा और वर्ब के रूप में मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक बड़ा प्यारा सा शब्द, कॉमन शब्द गो। अगर हम वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा, वर्ब नाउन की तरह प्लूरल नहीं होता, वर्ब होता है सिंगुलर। अगर हम किसी भी वर्ब के साथ एस या ईएस हटाते हैं, किसी भी वर्ब के साथ एस या ईएस हटाते हैं तो वर्ब होता है प्लूरल। यानी मैंने समझने का प्रयास किया कि अगर मैं इस गो के साथ क्या करूं, एस लगा दूं, गोज लगा दूं, क्या करूं, गोज लगा दूं, तो गोज साथियों नाउन बॉयज की तरह प्लूरल नहीं है, ये क्या है, सिंगुलर है। और अगर मान लीजिए मैंने यहां लिखा क्या, गो, यानी मैंने एस हटाया तो दोस्तों समझना ये गो प्लूरल नहीं है, गो क्या है, सिंगुलर है। माफी चाहूंगा, गो सिंगुलर नहीं है, गो क्या है, प्लूरल है। यहाँ एस नाउन का एस हटाया क्या बना, सिंगुलर। वर्ब का एस हटाया क्या बना, प्लूरल। नाउन के साथ एस लगाया क्या बना, प्लूरल। और वर्ब के साथ एस लगाया क्या बना, सिंगुलर। यानी नाउन वर्ब से उल्टा काम करता है। अब आप कहेंगे सर आपने कहा एस या ईएस लगाया, तो आपने यहाँ गो के साथ ईएस लगा दिया। अगर यहाँ प्ले लिखा होता तो आप क्या प्ले के साथ भी एस लगाते, जी नहीं। मैं कहूंगा सर प्ले के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। यहां से आपके दो सवाल खड़े हुए। कितने क्वेश्चन रेज हुए आपके दिमाग में, आपके दिमाग में दो क्वेश्चन रेज हुए। पहला, एस या ईएस कैसे लगेगा, किन वर्ब के साथ एस एस लगाया जाएगा। और दूसरा, सर ये बताइए कि क्या
एस या ईएस लगे हुए वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। क्या एस या ईएस लगे हुए वर्ब क्या हमेशा सिंगुलर ही होते हैं? क्योंकि आपने बताया कि एस या एस लगने से वर्ब क्या हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। इन दोनों प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। पहले जो मैंने बात बताई है उसको दोहराना जरूरी है। मैंने कहा गया है, फिर हम जांच करेंगे कि मेरी बात सही है या गलत है। मैंने क्या कहा, जिन भी वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं वो जनरली कैसे काम करती हैं, सिंगुलर की तरह बिहेव करती हैं। कहानी क्लियर? जिन वर्ब के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं वो सिंगुलर बिहेव करते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जिन वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं होगा वो सिंगुलर बिहेव नहीं करेंगी। सिंगुलर बिहेव नहीं करेंगे इसका मतलब या तो वो प्लूरल हो सकती हैं या फिर प्लूरल और सिंगुलर दोनों की तरह उन्हें बिहेव करवाया जा सकता है। बिना एस या ईएस वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि बिना एस या ईएस वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम कर ले, लेकिन एस या ईएस लगी हुई वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगी। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। एस या ईएस लगी हुई वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होती है, लेकिन बिना एस या ईएस वर्ब या तो प्लूरल होगी या फिर दोनों का काम कर सकती है। आ जाइए इस दायरे को जांचने का प्रयास करते हैं। मेरी जो बात मैंने बोली है इसको पहले ध्यान से सुने। आप चाहे तो वीडियो को बैक करके वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देख सकते हैं। प्लीज आगे बढ़ने का प्रयास करें, है ना। जांच करते हैं पहले प्रश्न की। ये दूसरा जो प्रश्न लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपके दिमाग में रेज होगा। सेकंड नंबर ये आपके दिमाग में रेज हुआ होगा। एस या ईएस लगी हुई वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है नहीं? मुझे नहीं पता होती है नहीं, मैं आपके सामने कुछ वर्ब लिख रहा हूं, हालांकि लिख रहा हूं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन उस दायरे को समझने का प्रयास करते हैं। आ जाइए। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने एक लिखा था डू और एक लिखा था डज। बताएं जरा कौन सा सिंगुलर पढ़ा था? आपके सर डज हमने सिंगुलर पढ़ा था। डज इसलिए सिंगुलर पढ़ा क्योंकि डज के साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। कहानी क्लियर है। दूसरा हमने पढ़ा था इज, एम और आर। मैं नहीं बता रहा, आप बताएं जरा सिंगुलर वर्ब कौन सा है। आप कहेंगे सर एम आई के लिए प्रयोग होता है, आर प्लूरल के लिए प्रयोग होता है और सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है कौन सा, इज। देखिए लास्ट में एस लगा हुआ है। एक और दायरे को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने लिखा हैच और हैव। क्या लिखा? हैच और हैव। आ जाइए बताएं जरा कौन सा सिंगुलर है। आप कहेंगे सर सिंगुलर है हैच, लास्ट में एस लगा हुआ है। आगे बढ़े। डिड, एस लगा हुआ है क्या? आपके अनुसार एस नहीं लगा हुआ। मैंने कहा जिनके साथ एस नहीं लगा होता वो सिंगुलर तो नहीं होते। सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं या फिर प्लूरल हो सकते हैं। बताइए आपके अनुसार बोथ। ये सिंगुलर की तरह भी काम करता है, प्लूरल की तरह भी इसे बिहेव करवाया जा सकता है। डिड के बाद आगे बढ़ते हैं, वॉज और वर की बात करते हैं। वाज और वर, बताएं जरा सिंगुलर कौन सा है। आपके अनुसार सिंगुलर है कौन सा, वाज, लास्ट में एस लगा हुआ है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हैड, कौन सा, हैड। बताएं एस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। सिंगुलर तो नहीं है, किसका काम करती है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करवाया जा सकता है। ये भी वर्ब से ही है, हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन है तो वर्ब से। दैट मीन हमें ये नजर आया कि जिन भी वर्ब के साथ एस या एस लगा होता है वो जनरली क्या होती है, सिंगुलर होती हैं। कहानी क्लियर? अब सिंगुलर वर्ब के साथ या तो एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। दूसरा जो प्रश्न आपके दिमाग में उठा कि सर एस लगाएं या ईएस लगाएं, आ जाइए इसका जवाब भी ढूंढते हैं। इसका जवाब ये है कि जिन क्रियाओं के अंत में एस, एच, एक्स, सी या जेड हो, एस, एच, एक्स, सी, जेड हो, जनरली ये लेटर्स, ये अक्षर, ये वर्ण जिन भी वर्ब्स के अंत में होते हैं उनको सिंगुलर करने के लिए क्या लगाया जाता है, ईएस लगाया जाता है, और बाकी वर्ब्स को क्या करने के लिए, सिंगुलर करने के लिए एस लगाया जाता है। आशा करता हूं कि यहां तक की कहानी आपको क्लियर हुई होगी। आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उसी दायरे पे दोबारा चलने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान से समझें, ये राम लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। टीच वर्ब सिंगुलर नहीं है क्योंकि बिना एस एस वर्ब सिंगुलर नहीं होती, प्लूरल होती हैं। लेकिन राम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर करना पड़ेगा इस टीच को। तो सिंगुलर करने के लिए क्या लगाऊंगा सर, एस नहीं, एस तो नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में क्या है, एच है। एच है तो क्या लगाऊंगा, यस। कहानी क्लियर है। मैंने राम के साथ यस का प्रयोग किया, वर्ब हुआ सिंगुलर, ये सेंटेंस सही हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आगे वाले दायरे को समझने का प्रयास करते हैं। आप कहेंगे सर राम के साथ जो टॉट लिखा हुआ है इसके सामने एस क्यों नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना, यदि आपको किसी भी वर्ब के साथ एस एस लगाना है, किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाना है, तो सिंगुलर बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगाया जाता है। किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ एस एस नहीं लगाया जाता। यह सेकंड फॉर्म था, इसलिए सेकंड फॉर्म होने के कारण मैंने इस टॉट के साथ एस एस का प्रयोग नहीं किया। ये पहला दायरा मैंने
पूरा कर दिया है। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। एग्जाम्पल यहां से भी आप देख सकते हैं, अगर यहां आपको नहीं देखने तो एग्जाम्पल यहां भी लिखे हुए हैं, स्लाइड में लिखे हुए हैं। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। राम इज टीचिंग इंग्लिश, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो हमने पढ़ा था वो सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसे नोट डाउन यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि पूरी स्लाइड आपको भेजी जाएगी टेलीग्राम के माध्यम से। हमारा टेलीग्राम लिंक जो है वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज वहां से आप जाके उसको ज्वाइन करें। और जितना भी स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसकी एक पीडीएफ क्लास होते ही तुरंत आपको उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आप साथियों को नोट्स बनाने में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के दायरे में हमने पहली चीज को कंप्लीट कर लिया। कौन से सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसको हमने समझ लिया। आ जाइए समझने का प्रयास करते हैं असर्टिव का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा होता है सर? असर्टिव का दूसरा पार्ट होता है सर नेगेटिव। कौन सा होता है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना होता, केवल आपको नॉट जोड़ देना है। ये जो आपको दिख रहा है ना, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, केवल आपको नॉट जोड़ना होता है। अगली स्लाइड पे समझाने का प्रयास करता हूं। आ जाइए नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको लिख देना है साथियों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लिख देना है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लिख देना है क्या? नॉट, और नॉट के बाद आपको यूज करना है वर्ब यानी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आपको यूज करना है क्या? ऑब्जेक्ट। कोई बड़ी बात नहीं है, वो वैसा का वैसा ही सेंटेंस है। बस केवल आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, या ये समझिए कि मेन वर्ब से पहले क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं, मेन वर्ब से पहले हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे भी रीजन है, ये एडवर्ब के टॉपिक में हम बहुत डिटेल में मार्क करेंगे, हम बताने की आवश्यकता नहीं है। और ध्यान रखना, जो नेगेटिव सेंटेंस है ये सभी का सेम ही बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव अलग से बनेंगे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। केवल अफर्मेटिव में आपको ध्यान रखना है, अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का थोड़ा सा अलग रहता है। बाकी सारे तरीके, सारे पैटर्न, सारे जो स्ट्रक्चर वो सेम ही रहते हैं सभी टेंसेस में। आ जाइए हम नेगेटिव को बनाने का प्रयास करते हैं, उसी सेंटेंस को दोहराने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा क्या? सबसे पहले मैंने लिखा राम। क्या लिखा? सबसे पहले मैंने लिखा राम। उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही बना लेता हूं। हेल्पिंग वर्ब राम के लिए क्या यूज की? डस, और उसके बाद मुझे नॉट लगाना है, डस नॉट, और उसके बाद मुझे वर्ब लिखनी है, वर्ब है टीच। यहाँ मैं टीच के साथ ऐसे यस नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने डू को सिंगुलर कर दिया, डू के साथ यस लगा दिया। और उसके बाद लास्ट में मुझे लिखना है इंग्लिश, राम टीच इंग्लिश। ये बना नेगेटिव, कोई गड़बड़ नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, उसके बाद मैंने क्या लगाया सर? नॉट का प्रयोग कर दिया, उसके बाद मेन वर्ब लिख दी और ऑब्जेक्ट लगा दिया। सभी सेंटेंसेस जो हैं नेगेटिव, जितने भी सेंटेंसेस हैं किसी भी टेंस के वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। आ जाइए एक नए दायरे को समझने का प्रयास करते हैं। दायरे का नाम है कौन सा? इंटेरोगेटिव। कौन सा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की बात करें ना तो इंटेरोगेटिव एक नई कहानी शुरू हुई। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा इंटेरोगेटिव? पहला वो इंटेरोगेटिव जिसका जवाब केवल यस या नो में दिया जा सकता है, जिसका जवाब केवल यस या नो में दिया जा सकता है। दूसरे वो इंटेरोगेटिव जिसका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता, या तो आपको रीजन मार्क करना पड़ेगा, या आपको टाइम बताना पड़ेगा, या आपको प्लेस बताना पड़ेगा, या आपको मैनर बताना पड़ेगा। मैनर क्या होता है सर? मैनर होता है तरीका, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लिख देता हूं ETC, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसे प्रश्न जिनमें आपको या तो कारण बताना पड़ेगा, या समय बताना पड़ेगा, या स्थान बताना पड़ेगा, या मैनर बताना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं बोलकर, जैसे मैंने कहा क्या आपने खाना खाया? मुदित क्या आपने खाना खाया? तो आपका जवाब हो सकता है या तो खाया है तो यस, नहीं खाया तो नो। मैंने इसी सवाल को पूछा कि मुदित आपने खाना कब खाया? आपने कहा यस। मैंने कहा मुदित आपने खाना कब खाया? आपने कहा यस। अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने खाना कब खाया, आपको समय बताना पड़ेगा। आपने कहा सर सुबह 10:30 बजे। दैट मीन मैंने जो प्रश्न पूछा तो प्रश्न ही, आपने जवाब दिया समय। मैंने कहा मुदित आपने खाना क्यों खाया? आपने कहा यस। मैंने कहा मुदित आपने खाना क्यों खाया? आपने जवाब दिया नो। मैंने कहा अरे भाई ये पूछ रहा हूँ आपने खाना क्यों खाया? आपने कहा सर मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना खाया। दैट मीन आपने क्या जवाब दिया? आपको बताना पड़ रहा है रीजन। मैंने कहा कहाँ खाया था खाना? मुदित खाना कहाँ खाया था?
मुदित खाना कहाँ खाया था? आपने कहा यस, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपने कहा नो, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपने कहा सर मैंने मेरे रूम में खाना खाया था, आप बता रहे हैं प्लेस। अच्छा कैसे खाया था? कैसे खाया? आपने बताया तरीका, मैनर। कुछ समझ पा रहे हैं? यानी प्रश्न दो तरीके के हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो यस या नो वाला इंटेरोगेटिव, और दूसरा कौन सा, जिसमें रीजन, टाइम, प्लेस, मैनर बताने पड़े, और जिसमें हम रीजन, टाइम, प्लेस, मैनर ईटीसी बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं कौन सा इंटेरोगेटिव? WH वर्ड्स इंटेरोगेटिव। WH वर्ड्स इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, यस या नो वाले इंटेरोगेटिव और WH वर्ड इंटेरोगेटिव। समझते हैं इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर को। इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर इस तरीके से बना जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? हेल्पिंग ऑफ रखनी होती है। सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ रखनी होती है। उसके बाद आपको रखना होता है दोस्तों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको रखनी होती है वर्ब, और वर्ब के बाद आपको रखना होता है ऑब्जेक्ट। क्या रखना होता है? ऑब्जेक्ट रखना होता है, और लास्ट में लगा देना होता है साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या लगाना होता है? साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज करना होता है। कुछ नहीं किया, हम अफर्मेटिव में क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट रख रहे थे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग ऑफ, वर्ब और ऑब्जेक्ट रख रहे थे, या मैंने वर्ब से पहले हेल्पिंग ऑफ बाहर लेके आ गया, मैं इस हेल्पिंग वर्ब को और बाहर लेके आके सेम का सेम पैटर्न रख दिया, लास्ट में रख दिया साइन ऑफ इंटरोगेशन। कहानी क्लियर है? जैसे इसी का एग्जांपल हम समझने का प्रयास करें तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर एग्जांपल यहाँ दिखाई नहीं दे तो मैं स्लाइड में आपको एग्जांपल दिखा दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने लिखा राम, राम सब्जेक्ट राम मैंने लिया, तो राम के लिए प्रयोग होगा डज, सिंगुलर वो प्रयोग होगी डज राम। क्या समझा था हमने? क्या राम इंग्लिश पढ़ाता है, ये तो बनाना ना हमें। डज राम टीच इंग्लिश, डज राम टीच इंग्लिश। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये आधा लिख रहा हूं, पूरा आप समझ जाएंगे, इंग्लिश लिखा हुआ है। सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ का यूज किया मैंने, हेल्पिंग ऑफ के बाद मैंने लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैंने लिखा है वर्ब, और वर्ब के बाद मैंने लिखा ऑब्जेक्ट। कहानी क्लियर है? कुछ भी चेंज करने का प्रयास नहीं किया, बस जैसा स्ट्रक्चर था वैसा ही मैंने यूज किया। ध्यान रखना जो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, यस या नो वाले इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, ये भी चेंज नहीं होता। सभी टेंसेज में इसी तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, स्लाइड पे आ जाइए, स्लाइड पे थोड़ा सा एग्जांपल को देख लेते हैं। लिखा हुआ देखिए, इंटेरोगेटिव डज राम टीच इंग्लिश, डज राम टीच इंग्लिश। क्या राम अंग्रेजी पढ़ाता है? कहानी क्लियर हुई? ये इंटेरोगेटिव यस या नो वाला इंटेरोगेटिव क्लियर हुआ। अब समझने का प्रयास करते हैं कौन से? WH वर्ड वाले इंटेरोगेटिव को। ठीक है, WH वर्ड इंटेरोगेटिव कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए WH इंटेरोगेटिव की अगर बात करें ना, तो जनरली WH वर्ड ये हो सकते हैं जिनका एक ही तरीके से वाक्य बनाया जाता है। जैसे why, when, where, why, when, where, how, why, when, where, how, और नेक्स्ट कैटेगरी आएगी टू whom, why, when, where और टू whom। समझ पा रहे हैं? ये एक ही तरीके से बनाया जाता है, कुछ नहीं करना आपको। इन WH वर्ड्स के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य का तरीका ज्यों का त्यों रखना होता है, वैसे का वैसा रखना होता है। जैसे कोई भी शब्द आपने लिखा, अगर आपसे आपसे क्यों से प्रश्न किया जाता है तो आप लिख सकते हैं why, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ, हेल्पिंग ऑफ के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखना है आपको वर्ब, और वर्ब के बाद लगा देना है आपको ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लिखना है साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है ना? अगर आप वाई से बना रहे हैं तो वाई हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर आप वेन से बना रहे हैं तो वेन हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर वेयर से बना रहे हैं तो वेयर हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हाउ से बना रहे हैं हाउ हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और हुम से बना रहे हैं तो टू हुम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे एक एक एग्जांपल हम समझने का प्रयास करते हैं, उसी एग्जांपल से एक एग्जांपल को जानबूझ के ला रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। राम को ही हम लेते हैं, वाई, राम लिया तो डज राम, वाई डज राम। एक मिनट भाई, थोड़ा सा यहाँ ये हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको। वाई डज राम, आ जाओ, वाई डज राम, वाई डज राम टीच इंग्लिश। राम इंग्लिश क्यों पढ़ाता है? अगर आपने
देखा तो आप गौर करेंगे कि सबसे पहले मैंने WH वर्ड लिखा है, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने सब्जेक्ट का यूज किया है, सब्जेक्ट के बाद मैंने यहाँ वर्ब का यूज किया है और वर्ब के बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट का यूज किया है। इसी तरीके से आप अगर कहना चाहते हैं कि राम कब इंग्लिश पढ़ाता है, तो आप वेन लिख दीजिए, राम कहाँ इंग्लिश पढ़ाता है, वेयर लिख दीजिए, राम कैसे इंग्लिश पढ़ाता है, हाउ लिख दीजिए, राम किस लिए इंग्लिश पढ़ाता है, टू हुम लिख दीजिए। कोई चेंज नहीं आएगा, बस केवल ये WH वर्ड ही बदलेंगे। कहानी क्लियर है? आ जाइए इस स्लाइड को पहले देख लें, फिर पिछली जो स्लाइड लिखी हुई है ना, उसको हम उस पे हम एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जल्दी से इसको देखें। आगे बढ़े, आ जाइए स्लाइड को देख लेते हैं, स्लाइड वाले एग्जांपल्स को देखो। Why does Ram teach English? Why does Ram teach English? यहाँ समझाने की दृष्टि से आपको एक एक एग्जाम्पल दिया गया है, मोर देन सफिशिएंट है, दिक्कत नहीं है। अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया तो आपको दिक्कत आएगी नहीं सेंटेंस को बनाने में, और बहुत बेसिक से आपको समझ आ जाए, इसीलिए मैं एक ही एग्जाम्पल को बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये दायरा समझ आए कि कौन सी चीज कहाँ रिपीट हो रही है ना। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे साथी ऐसे जुड़े होंगे जो कहेंगे सर एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं आप। अरे डरिए मत आप, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम समझेंगे और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो SSC हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, जिस तरीके के भी ग्रामेटिकल एरर आपके आते हैं उस सभी की प्रैक्टिस हम करेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए बेसिक एग्जाम्पल जानबूझ के ले रहा हूँ। जैसे ही आपको ये दायरा क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा, फिर आगे धीरे धीरे एग्जांपल बढ़ते जाएंगे। ये जो हमने समझा सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर के तुरंत बाद हम पढ़ेंगे यूसेज ऑफ सेंटेंसेस। वहां पे जाऊंगा यूसेज ऑफ टेंसेस, टेंस का यूज क्या होता है, वहां बहुत अच्छे लेवल के आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा दायरा आपको देखने को मिलेगा। आपकी चीजें, आपका दिमाग खुलना शुरू होगा, किस तरीके से टेंस से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हम किस तरीके से टेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, आ जाइए अगले दायरे को समझाने का प्रयास करता हूं, अगले दायरे को पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, आ जाओ, देखो ध्यान से सुनो। अब देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए कि अगर इन WH वर्ड के अलावा मैं दो WH वर्ड्स की बात करूं तो एक हु, कौन सा, हु, और एक व्हाट। ये दोनों का दायरा थोड़ा सा अलग है, हु का और व्हाट का दायरा थोड़ा सा अलग है। आप कहेंगे हु का और व्हाट का दायरा अलग कैसे हुआ सर, क्या अलग है हु और व्हाट में? ध्यान से आप इन शब्दों को पढ़ेंगे तो हु का मतलब होता है कौन, क्या होता है, कौन, और व्हाट का मतलब क्या, व्हाट का मतलब क्या, हु का मतलब कौन, व्हाट का मतलब क्या। अब जरा इस बात को आप ध्यान से समझें कि जो मैंने एग्जांपल लिखा हो, व्हाई डज राम टीच इंग्लिश, राम इंग्लिश क्यों पढ़ाता है, इस वाई की जगह अगर मैं हु लिख के देखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कौन राम इंग्लिश पढ़ाता है, कौन राम इंग्लिश पढ़ाता है? दायरा गलत हो जाएगा, ये कायदा ही गलत है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर हु का प्रयोग कर रहा हूं तो इसमें मैं कौन से शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, राम शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। कहानी क्लियर है? और अगर मैंने समझने का प्रयास किया, जैसे मैंने कहा राम क्या इंग्लिश पढ़ाता है, राम क्या इंग्लिश पढ़ाता है, जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में तो यूज करते हैं। जैसे कोई टीचर है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है और आपको वो विषय समझ नहीं आ रहा तो आप अरे वो क्या पढ़ाता है, वो ठीक बात, वो एक अलग दायरा है, वो भाषा की दृष्टि से हम उस सेंटेंस को सही नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं कहूँ कि राम क्या इंग्लिश पढ़ाता है तो आप कहेंगे सर नॉनसेंस हो गया, क्योंकि अगर इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो आपको क्या से प्रश्न नहीं करना चाहिए। सही तो कायदा ये है ना कि राम क्या पढ़ाता है, यानी आप क्या का यूज करोगे तो क्या नहीं आएगा, क्या का यूज करोगे तो इंग्लिश का यूज नहीं होगा, और हु का यूज करोगे तो किसका यूज नहीं होगा, राम का यूज नहीं होगा। दैट मीन हमारा एक नया कायदा ये शुरू हुआ कि जहां से हम हु की बात करते हैं, हु वाले वाक्य में दोस्तों कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, हु वाले वाक्य में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, और व्हाट वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता, व्हाट वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता। यानी हमारे सामने एक नया कायदा आया, नया दायरे को हम समझने का प्रयास करेंगे। जनरली जो हमने व्हाई, वेयर, हाउ, टू हुम जो लिखा, इसमें हमने क्या यूज किया, इसमें हमने यूज किया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को। दैट मीन अगर हम इसी वाक्य को किससे बनाए, हु से बनाए, तो हम किसका यूज नहीं करेंगे, हम यूज नहीं करेंगे सब्जेक्ट का। कहानी क्लियर है? और अगर हम ऑब्जेक्ट से बनाए, माफी चाहूंगा व्हाट से बनाए, तो व्हाट से बनाए तो किसका यूज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। हु से वाक्य बनाएंगे, सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, और व्हाट से वाक्य बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। इस दायरे को, इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे कल की
क्लास में, ठीक है ना। आप कोशिश करिए किस तरीके हु अबाउट का वाक्य बनाया जाएगा, और अगर आपको ऊपर वाले स्ट्रक्चर समझ में आ गए हैं, आप हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को व्हाट वाले वाक्य, हु वाले वाक्य में, तो प्लीज आप कमेंट में बताएंगे किस तरीके से इसी वाक्य को, ऊपर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे व्हाई डज राम टीच इंग्लिश, इस एग्जांपल को अगर हु व्हाट वाले वाक्य में चेंज करना हो, कैसे बनेगा, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज के सेशन को मैं यही खत्म कर रहा हूं, एक नए दायरे के साथ कल की क्लास में इन चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक सभी साथियों को नमस्कार,